क्या आप चुराना जानते हो? वो केस जो इस देश के प्रधानमंत्री ट्रूडो इस देश के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं और वास्तव में एक बौद्धिक चुनौती के रूप में इस देश के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। जरूर। वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, उसके कुछ बच्चे हैं, कोई सेक्सुअल स्कैंडल्स नहीं है, और वह ऐसी स्थिति में है जहां ऐसा आसानी से हो सकता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ओशनिक मैनेजमेंट फ्रंट पर कुछ अच्छे काम किए हैं। उन्होंने कनाडा के ओशंस का एक बड़ा हिस्सा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में डाला है, और अगर यह सच है तो यह उनकी सबसे अहम विरासत हो सकती है। मैं प्रोटेक्शन की वास्तविकता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं ऐसा नहीं कर पाया हूं, लेकिन यह अच्छी बात है। माफ करना, परिवार की बात है, इसमें कुछ पहलू है। ये उसके चरित्र को दर्शाता है। ये उनका स्वभाव है। उसमें कुछ ऐसा पहलू है जो उसे उस अर्थ में एक अच्छा आदमी बनाता है। वहां सबूत है, आप जानते हैं। मेरा मतलब है, वो सेक्सुअल फ्रंट में जेफरी एप्स्टीन की तरह असंयमी नहीं है, तो यह कुछ है। उनकी पत्नी, ऐसा लगता है कि उनकी एक असली शादी है और उनके बच्चे भी हैं, तो यह उनके लिए अच्छा है। वैसे एक लीडर के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, सही, अच्छा इंसान बनने के लिए। फिर मैंने भी सोचा, ठीक है, लिबरल्स ने जब एक हार्वर्ड बुद्धिजीवी जो कैनेडियन था उनको अपना अंतिम नेता बनाया था, तो वह सफल नहीं हुआ, और फिर वे एक नेता के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और कनाडा में लिबरल्स काफी अच्छे हैं पावर और लीडरशिप मेंटेन करने में, और लंबे समय से कनाडा में डोमिनेंट गवर्निंग पार्टी रही है। और फिर वे जस्टिन के पास गए और कहा, खैर आप जानते हैं ये आप हैं या एक कंजर्वेटिव, और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पॉजिटिव स्पेक्टर है जो लेफ्ट में है, या विशेष रूप से एक लिबरल है, और ट्रूडो काफी हद तक लेफ्ट है। और उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। और फिर मैंने सोचा, ठीक है, इसका जवाब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ट्रूडो, जस्टिन के पास इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वह नहीं है। वह एक पार्ट टाइम ड्रामा टीचर थे, उन्होंने कभी बिजनेस नहीं चलाया था, वह प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त नहीं जानते थे। फिर मैं खुद को इस स्थिति में रख रहा हूं, लेकिन ठीक है, मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन मैं युवा हूं, और हम नहीं चाहते कि कंजर्वेटिव्स हों, और उनकी 10 साल की सरकार चल चुकी थी, तो शायद नए सरकार का समय था। शायद मैं इस आदमी के रूप में बढ़ सकता हूं, शायद मैं अपने आप को अच्छे लोगों के साथ घेर सकता हूं, और मैं विनम्रता से सीख सकता हूं, और मैं बन सकता हूं। अब मैं जिस व्यक्ति का नाटक कर रहा हूं, जो हम सभी को आगे बढ़ते हुए करना पड़ता है। और फिर मैंने सोचा, ठीक है, मुझे लगता है कि आपने वहां एक गलती की है, क्योंकि आप केवल अपने पिता के नाम पर चले, और उसके पास बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन शैतान को उसका हक देके कहें कि कोई समस्या नहीं है। ओके, अब आप क्या करते हैं? अच्छा, आपका चुनाव होता है और आपका पहला कार्य है कैबिनेट में 50% महिलाएं बनाना। हालांकि इलेक्टेड मेंबर्स में से केवल 25% महिलाएं हैं। ये ऐसा है जैसे, ठीक है, आपने अपने टैलेंट पूल को आधा कर दिया। पहले मूव के लिए यह वास्तव में खराब मूव था। क्या मैं इसके बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ। क्या आप सोचते हैं वह मूव कहां से आया है? दिल के किसी कोने में गहराई से, या क्या यह इस समय की सोशल फोर्सेस को सुनने और उन तरीकों को शायद ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है? इस पर विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि आपके पास कैबिनेट पोजीशंस के लिए बस आपके टैलेंट का भंडार है। आपने यही किया, कैबिनेट में काफी पोजीशंस हैं। आप जानते हैं कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि प्रत्येक ने सीमा पार की है। ये ऐसा है जैसे सीमा और एक्सेलेंस के बीच एक बड़ा अंतर है। तो आपको नहीं लगता कि यह करुणा से प्रेरित था? आपको नहीं लगता? मुझे परवाह नहीं है, मैं दया को एक गुण नहीं मानता। दया एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, न कि एक गुण। आपको नहीं लगता? समझदारी से की गई दया एक गुण है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मुझे लगता है कि दया इंसान के दिल और दिमाग से आ सकती है। क्या हम उसी दया की बात कर रहे हैं? दुनिया की पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करना गुणवान नहीं है। मैं समझता हूँ। खैर, दया का मतलब ये नहीं है कि ये तो ये तो बस शब्द है। क्या तुम श्योर हो? जो भी शब्द हो, शायद प्यार ही बेहतर शब्द है। दया है। मुझे लगता है कि मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। आप नहीं सोचते वे विचार चिंता से उत्पन्न हुए? प्यार दया नहीं है। आपको नहीं लगता कि प्यार दया, प्रोत्साहन और सच्चाई का मिश्रण है? प्यार जटिल होता है दोस्त। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या तुम्हें मुझसे सहानुभूति चाहिए या प्रोत्साहन? हाँ, डांस, प्यार निश्चित रूप से दो लोगों का डांस है जो अल्टीमेटली दोनों के ग्रोथ की ओर ले जाता है। खैर, बात यह है कि ग्रोथ एलिमेंट क्रूशियल है, क्योंकि ग्रोथ एलिमेंट को बढ़ावा देने के लिए जजमेंट की जरूरत होती है। दया और जजमेंट हालांकि समान हैं,
और हमेशा से इस तरह से संकल्पित किए गए हैं, भगवान के 2 हाथ, दया और न्याय। उन्हें मिलकर काम करना होगा, है ना? और दया आपकी तरह दोषपूर्ण है। आप एक्सेप्टेबल हैं। क्या आप वो चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी खामियां स्वीकार्य हों? इसका जवाब है नहीं। तो ये ऐसा है, यहीं पर जजमेंट आता है। लेकिन आप बेहतर हो सकते हैं, आप खुद से ज्यादा हो सकते हैं। और ये मैटरनल और पैटर्नल एक फंडामेंटल सेंस में है। और उन 2 पोल्स के बीच एक्टिव एक्सचेंज होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। तो भले ही ट्रूडो दया से प्रेरित थे, ये ऐसा है जैसे, हाँ, आप कितने प्यार भरे हैं। सबसे पहले, नहीं, ये वास्तव में एक बहुत ही खराब निर्णय था और उसने मॉनेटरी पॉलिसी के प्रति अपमान व्यक्त किया है। मुझे मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं। और उसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति प्रशंसा व्यक्त की है क्योंकि वे एनवायरमेंटल गोल्स की प्राप्ति में बहुत सफल हो सकते हैं। ये ऐसा है जैसे, ओ हाँ, एफिशिएंसी है, सर्विस में अत्याचार की एफिशिएंसी, आपके आतंक की। और मैंने उसे बार बार देखा है और बहुत सुना है और मैंने ऐसा करने की कोशिश की है, क्लिनिकली और कुछ हद तक उदासीनता के साथ। और वह भी कठिन है क्योंकि उसके पिता पियरे ने वेस्ट को तबाह कर दिया 1982 में नेशनल एनर्जी पॉलिसी के साथ। और ट्रूडो फिर से वही काम कर रहे हैं और एक वेस्टर्नर के रूप में भी ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे पास एक स्वाभाविक नाराजगी है और जो सही मायने में लायक है, क्योंकि सेंट्रल कनाडा, विशेष रूप से ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो ट्रायंगल में ग्लिटरी लिटरेटी एलीट टाइप्स ने वेस्ट का शोषण किया है और बहुत लंबे समय तक वेस्ट के प्रति बहुत ज्यादा अपमान व्यक्त किया है। और इस समय इसमें तेजी आ रही है। उदाहरण के लिए, कनाडाई किसानों पर ट्रूडो के रीसेंट अटैक के साथ, वह तेल और गैस इंडस्ट्री का दुश्मन है। यह पूरी तरह से भयानक आपदा है। और देखो यूरोप में पार्शियल रूप से इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है, और वह किसानों का कोई दोस्त नहीं है। तो मैंने उसे सही तरीके से समझने की कोशिश की है। मैं खुद को उनकी जगह रखता हूं जिनकी मैं आलोचना कर रहा हूं। मुझे लगता है कि वह एक नार्सिसिस्ट है। क्या आपको लगता है कि पावर ने उसे कुछ हद तक बदल दिया है? यदि आप इस पोजीशन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, यदि आप इस पोजीशन के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं, तो आप बिल्कुल 100% श्योर हो सकते हैं कि पावर आपको भ्रष्ट कर देगी। ये कैसे नहीं कर सकती? मेरा मतलब है, कम से कम अगर आपके पास नौकरी के लिए क्षमता नहीं है, आपको नौकरी का मूल्य इतना कम करना होगा कि आप इसमें कंफर्टेबल महसूस कर सकें। तो हाँ, मुझे लगता है कि इससे वह भ्रष्ट हो गया है। देखिए वह किस तरह से अपनी बात पर अड़ा हुआ है। हम कनाडा की फ्लाइट्स में मास्क पहनते हैं। हमें अपने फोन पर एक आगमन कान नौकरशाही फॉर्म भरना होगा क्योंकि पासपोर्ट काफी नहीं है। हम पासपोर्ट नहीं ले सकते। अगर आपकी उम्र 85 साल है और आपको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता तो क्या तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा? ऐसा है। हाँ, ये उसे भ्रष्ट कर चुका है। क्या आप उससे अच्छी तरह से बात करेंगे अगर आप बैठकर उससे बात कर सको और वह बात करना चाहे? क्या आप करेंगे और आप किस तरह की बातें करेंगे शायद अपने पॉडकास्ट पर? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी से बात करने से मना किया है। तो जो है आप जानते हैं। क्या आप क्या यह पहली बार होगा या आप उस बातचीत को करेंगे? क्या आप उन स्थितियों में नहीं, मैं उससे बातचीत की पावर पूछूंगा। में विश्वास रखते हैं? नहीं, अगर वह बात करना चाहता तो मैं बात करता, क्योंकि मेरे पास उससे पूछने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट पर कनाडा के राजनीतिक लोगों से बात की है और उनसे सवाल पूछने की कोशिश की है। तो मैं समझने के जानना लिए। चाहूंगा, क्या यह कुछ है? शायद मैंने उसका बड़ा हिस्सा गलत समझ लिया है हाँ, और शायद मैं करता भी हूं। लेकिन मेरी यह राय रही है कि जब भी उसे अपने बड़ी पोजीशन से पीछे हटने का मौका मिला, वह और भी डबल हो गया। और ये हमारा पार्लियामेंट अगले साल के लिए नहीं चलेगा। ये अभी भी जूम इन है, अभी भी कोविड लॉकडाउन पार्लियामेंट। अगले साल के लिए ये पहले से ही शायद घातक रूप से समझौता किया गया। लॉकडाउन के कारण पिछले कुछ सालों से ये पार्लियामेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा पैरालिसिस, फियर ड्रिवन पैरालिसिस, जो ये भी बताता है कि मैं जिन कुछ सबसे ब्रिलियंट लोगों को जानता हूं वे इस पैरालिसिस में खो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग इसे कोई नाम देते हैं, लेकिन यह ऐसा है जैसे एक अनजान डर जो अंधेरे में छिपा हुआ है और दुर्भाग्यवश लोग उस डर का फायदा उठाते हैं।
जो लोग एकेडमिक सर्कल्स में हैं, जो फैकल्टी या स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह वे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं और वे उस डर का यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल बनाता है। ये पावर की पोजीशन पर बैठे उन लोगों को जो उस पावर को संभालने में अच्छे नहीं हैं, धीरे धीरे दिन ब दिन थोड़ा और ज़्यादा भ्रष्ट बनने के लिए मजबूर करता है। मैं वाकई पिछले 2 हफ्तों से इसे सोचने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसा है कि आप कैसे जानते हैं? मान लीजिए किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, यूट्यूब कमेंट्स में पूछा कि अच्छा, मैं एनवायरमेंटल फ्रंट पर आपकी सलाह पर भरोसा क्यों करूं? और मैंने सोचा ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलो देखें कि हम उन प्रिंसिपल्स का पता लगा सकते हैं जिनसे सलाह पर भरोसा हो। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि यह भरोसेमंद नहीं है? अच्छा, इस पर एक संभावित रिस्पॉन्स ये होगी कि दावे फैक्ट्स के अनुरूप नहीं है, लेकिन फैक्ट्स पेचीदा चीजें होती हैं और यह निर्भर करता है कि आप उन्हें कहां ढूंढते हैं। ये सही करना मुश्किल है क्योंकि उदाहरण के लिए लोमबर्ग के फंडामेंटल क्रिटिक्स उसकी फैक्ट्स पर बहस करते हैं, न कि सिर्फ उनके अर्थ पर। इसलिए ये एक अचूक मार्गदर्शक नहीं हो सकता और मैंने सोचा ठीक है, फैक्ट्स बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि जब ये सब कुछ के बारे में होता है तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। तो फिर आप ये कैसे तय करेंगे कि अनजाने सर्वनाश के सामने कोई व्यक्ति विश्वसनीय मार्गदर्शक है? क्योंकि असली सवाल यही है। और जवाब है कि वे डरे हुए अत्याचारी नहीं हैं। मुझे लगता है कि यही जवाब है। शायद ये गलत है। अगर किसी के पास बेहतर जवाब है, आप कैसे जानते हैं कि वे एक डरे हुए अत्याचारी हैं? क्योंकि वे दूसरों पर जोर जबरदस्ती करने को तैयार हैं जब उन्हें सद्भावना का उपयोग करना चाहिए। जैसे कनाडा के किसानों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, देखो, हमारे पास जितना हो सके उतना कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लिए हर आर्थिक कारण है, क्योंकि यह महंगा है। हमारे पास सैटेलाइट मैप्स हैं जहां हमने फर्टिलाइजर रखा है। हमने अपने फर्टिलाइजर यूज में कटौती की है। पिछले 40 सालों में इतना ज्यादा आपको यकीन नहीं होगा, और हम बहुत ज्यादा खाना उगाते हैं। हम पहले से ही खुद को आधा कर रहे हैं। और अगर आप किसानों को जानते हैं, खासकर जो अभी भी जीवित हैं, तो आप सोचते हैं कि उन लोगों को पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसा है कि वे बहुत होशियार हैं यार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की तुलना में बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। और अब आप उन्हें बताते हैं, नहीं, ये 30% कटौती है और हमें परवाह नहीं है कि आप कितना खाना उगा रहे हैं। तो ये कटौती नहीं है जो फर्टिलाइजर के पर यूनिट उत्पादित खाने की मात्रा पर निर्भर करता है, जो कि कम से कम आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतनी मात्रा में खाना बना रहे हैं और आप इतना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत कुशल हैं। शायद हम उन 10% किसानों को लें जो उस मापदंड में सबसे कम कुशल हैं, और हम उनसे कहें कि आपको औसत किसान के बराबर कुशल होना होगा। और फिर वे कहते हैं, देखो, हमारी स्थिति अलग है। हम उत्तरी क्षेत्र में हैं, मिट्टी कमजोर है। तुम जानते हो, तुम्हें इससे सौदेबाजी करनी होगी, लेकिन कम से कम आप उनकी उत्पादकता के लिए उन्हें पुरस्कृत करते हैं। खैर, ये ऐसा है, नीदरलैंड्स में बीफ नहीं होगा। वो इसे कहां से लाने वाले हैं? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या खा सकता हूं, है ना? सच में? ठीक है। और हॉलैंड खाना इंपोर्ट करने जा रहा है। कहां से फर्टिलाइजर के मामले में यह ज्यादा प्रभावी है? हॉलैंड से ज्यादा कुशल कोई नहीं है। क्या कनाडा के साथ भी ऐसा ही है? और जैसे, क्या इससे खाने की कीमतें ज्यादा नहीं हो जाएंगी? और क्या इसका मतलब ये नहीं है कि भूखे लोग मर जाते हैं? क्योंकि इसका यही मतलब है। तो आखिरकार गरीब लोग इस तरह की नीतियों की कीमत चुकाते हैं। नहीं, आखिरकार नहीं। अभी, आज, यह एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि वे कहते हैं, ठीक है, आखिरकार गरीबों को फायदा होगा। हाँ, मरे हुए लोगों को छोड़कर। हाँ, आज आज, सही।